नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर कंगना रनौत और ऋतिक रोशन का जो कुछ भी हुआ था 10 साल पहले वो फिर से चर्चा में आ गया। और इसकी वजह इस बार खुद ऋतिक रोशन बन गए हैं, क्योंकि एक हैशटैग ट्रेंड होना शुरू हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें ऋतिक रोशन से माफी मांगने की इच्छा जताई गई। और उसी हैशटैग को लेकर किए गए कमेंट में, सोशल मीडिया कमेंट में रिप्लाई कर दिया ऋतिक रोशन ने कि समय आने पर मैं बात करूंगा। और ऋतिक रोशन के इस कमेंट पर फिर कंगना खुलकर आ गई और कंगना ने लिखा कि आज जब आपका प्रेजेंट आपके साथ है, सबा आजाद आपकी गर्लफ्रेंड है, बहुत अच्छी बात है। जब आप भी आगे बढ़ चुके हैं तो आपको ये चाहिए कि आप जो पुरानी बातें हैं उसका जिक्र यहाँ ना हो, उस पर आप कहते हैं ना, आग में घी का काम ना करें। इस तरीके का एक पोस्ट कर दिया अपनी स्टोरी पर कंगना ने, और एक बार फिर से चर्चा चल निकली कि भाई इनके बीच ये क्या चल रहा है। अब यहाँ पूरा मामला ये है कि शुरुआत तो कंगना ने ही की थी। कंगना ने ही आकर बताया था कि ऋतिक के साथ उनके बीच क्या हुआ, क्योंकि दो लोगों के बीच जो भी होता है वो दो ही जानते होते हैं, उनमें से कोई एक ही बता सकता है। उसके बाद उस जमाने में 2016 का किस्सा है, उस जमाने में ऋतिक के एक दो इंटरव्यूज भी हुए थे और उस वक्त ऋतिक को काफी टारगेट किया गया था। और अब शायद ये जो जेनजी है इसे ये रियलाइज हो रहा है, या को यंग जनरेशन को रियलाइज हो रहा है, या उस वक्त जो लोग भी पीछे पड़े थे ऋतिक के उनको ये रियलाइज हो रहा है कि हमें ऋतिक से माफी मांगनी चाहिए। और ये जब हैशटैग ट्रेंड होना शुरू हुआ, आज जब माहौल पूरी तरह बदला हुआ है, 2016 में माहौल बहुत हद तक कंगना के पक्ष में था, अब वो एक सांसद भी हैं और बहुत हद तक उनके राजनीतिक समीकरण भी बहुत अलग दिखते हैं जो उस वक्त नहीं थे। तो तमाम तरह की चीजें हैं जिसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, और इन बातों पर हम रवि जी से चर्चा करेंगे। रवि जी अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे, मैं भी अपना पर्सपेक्टिव रखूंगा। ये वो सब है जो हिंदुस्तान की जनता ने पहली बार 2016 में जाना था। उसके बाद एक लंबी लड़ाई, उनकी कानूनी लड़ाई जावेद अख्तर साहब से भी चली, जिसमें यही मुद्दा बीच में था। बाद में फिर सुलह भी हो गई उनकी, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ जाकर। मेरे ख्याल एक सवा साल पहले ये हुआ है। तो रवि जी, ये जो पूरा मामला है ना, जिसमें कंगना आकर कुछ कहती हैं, फिर तमाम बातें निकल कर सामने आती हैं, बहुत कुछ बताती हैं ऋतिक के बारे में। अब जो भी उनके दावे थे, आरोप थे, जो कुछ भी था, उसकी गवाह तो दो ही लोग थे, क्योंकि दो ही लोग उस रिश्ते में थे, कंगना और ऋतिक। अब उनके बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका कोई सत्यापन तीसरा आदमी तो कभी कर नहीं पाएगा, क्योंकि इस तरह के रिश्तों में तो दो लोगों के बीच जो होता है वो दो लोग ही होते हैं, उसमें तीसरा कोई होता नहीं। उनमें से कोई अगर एक आकर कुछ कह रहा है तो कुछ आधे लोग उसे सच मानते हैं, कुछ कहते हैं नहीं साहब सच नहीं है। और यही उस वक्त भी हुआ था, लेकिन उस वक्त ऐसा लगा था कि ऋतिक काफी निशाने पर आ गए हैं। लेकिन अब क्योंकि ऋतिक का कमेंट आया है जिस पर फिर रिप्लाई आया एक तरह से कंगना का, और ये पहली बार है बहुत लंबे अरसे के बाद जहां ऋतिक और कंगना में सामने सामने बातचीत ही मैं कहूंगा हो रही है, कि ऋतिक के कमेंट पर अगर कंगना कमेंट कर रही हैं तो ये सीधी बातचीत है। आप कैसे देखते हैं इसे और किस तरीके से हम इसको समझें, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत सारे हैं जो इसमें बात भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे विवाद को देखने के बाद में कि इसमें जितना उससे ज्यादा जो है ये समझ में आ रहा है कि सोसाइटी आज की तारीख में किस तरह से सोच रही है। हाँ। सोसाइटी या लोग जो जेनजी जो हैं वो कंगना से चिढ़े हुए हैं। उसका उस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। कंगना ने जैसे जो स्टेटमेंट दिया ऋतिक के नाम पे, ऋतिक वाले पे भी मैं आऊंगा। जैसे कंगना कह रही कि भाई ऋतिक को सीधे सीधे संबोधित करते हुए कि भाई आपको किसी को चिढ़ाना शोभा नहीं देता है। मतलब वो फिर आरोप लगा रही कि आप चिढ़ा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि देखिए आपका नाम लेकर लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। निशाने पर कंगना। तो सोसाइटी का कंगना इस बात को समझ रही है। कंगना चिढ़ भी रही है, कंगना परेशान भी हो रही है। उनके इस बयान से ये बहुत साफ है। इसका मतलब है कि अफेक्ट उन पर भी असर होता है। वो चाहे लाख खुद को बहुत मजबूत बताने की कोशिश करें, लाख वो बहुत आक्रामक हो जाए, जेन जी को वो गटर जनरेशन बोल दें। हालांकि आज फ्रेंडशिप डे है तो मेरे पास खबर पड़ रहा था कि शायद दोस्ती को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिम में कुछ 2 बच्चियां मिली उनको, इस तरह का कुछ आया है। तो खैर मैं आपको बताऊं कि आजकल मैंने कंगना पे ज्यादा ध्यान देना जो है बंद कर दिया, उनकी खबरें क्या आ रही थी। लेकिन क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी है, बड़ी है और पहले से चल रही है, तो हम इस पर बात भी कर रहे हैं। हाँ। मतलब कंगना अब चिढ़ भी रही है, परेशान भी हो रही है। और ये लड़ाई अब मुझे ऋतिक और अगर कंगना की लड़ाई को देखें हम, अगर वैसे भी देख लें, तो अब मुझे ये बराबरी की नहीं मालूम पड़ती है। बराबरी की इसलिए नहीं मालूम पड़ती है कि कंगना के पास एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है। भाई पहले आप सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के एक स्टार थे, सामने वाला भी स्टार था। अब इसमें मेल फीमेल पे मत जाइए,
हम सबको बराबर मानते हैं और सब बराबर हैं, सबकी ताकत, सबकी फैन फॉलोइंग, सबका बॉक्स ऑफिस, वो एक है ना। तो यहाँ वो नहीं, लेकिन एक राजनीतिक होना, एक संसद में बैठना, एक सत्ताधारी पार्टी के साथ में होना आपको बहुत ताकत देता है। तो अब ये इक्वल लड़ाई नहीं है, पहली चीज। दूसरा, ऋतिक रोशन ने उनका नाम नहीं लिया। मैं ऋतिक का बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा हूं, ना हमें किसी को लेना देना नहीं, लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल केस को देखें कि भाई अगर सोसाइटी में कुछ लोगों को ये लगता है किसी पुरानी लड़ाई को लेके कि यार जिस व्यक्ति को हम गलत कह रहे थे शायद हम सही नहीं उस वक्त, तो अब वो ये कह रहा है कि हाँ यार इससे माफी मांगना चाहिए हमें। वो ये नहीं कह रहे कंगना को माफी मांगना चाहिए, ये नहीं कहा है कि कंगना ऋतिक से सोसाइटी के तौर पर अगर किसी को लग रहा है कि यार अब हमें ना इस व्यक्ति के साथ गलत हुआ, ये ठीक नहीं है, ये इससे हमें माफी मांगना चाहिए, हमने इसको ट्रोल किया, इसको नेगेटिव लाइट में पेश किया है, जो भी, तो ये वो सोसाइटी का ख्याल है, ये ऋतिक का ख्याल तो है नहीं उस पर भी, क्योंकि अब इतने ज्यादा रिएक्शन और इतनी ज्यादा चीजें आ रही है, तो अगर ऋतिक मान लीजिए नहीं भी बोलते तो भी ये बात चलती रहती, रुक तो नहीं रही थी, बात हो रही थी। ऋतिक ने जो स्टेटमेंट लिखा उसका मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। उन्होंने लिखा, मेरे दोस्त, सिर्फ इसलिए किसी ए का पक्ष लेना क्योंकि अब आप बी को पसंद नहीं करते, हमारे समाज को नुकसान पहुंचाने वाली एक बड़ी प्रणालीगत समस्या का एक छोटा हिस्सा है। भाई उन्होंने नहीं कहा मेरा फेवर, ये बिल्कुल सही भी है ना। वैसे तो देखिए चालू मुहावरे में देखें तो दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, तो ऋतिक मजे ले सकते थे कि बहुत सही हो रहा है, बहुत सही कर रहे हो, तो उनका भाई, उन्होंने तो उसी आदमी से कहा कि यार अगर तुम एक से आज नाराज हो गए तो दूसरे को फेवर, कल मुझसे नाराज थे तो उसको फेवर कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, ये एक गलत बात है, न्यूट्रल होना चाहिए, एक न्यूट्रल तरीके से सोचना चाहिए। फिर उन्होंने एक बात जो लिखी, मुझे लगता है ये जो है कंगना को बुरी लगी होगी। उन्होंने लिखा, मैं तब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि उनका केस चल रहा है, मामला निपटा नहीं है अभी। उन्होंने कहा मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक इसके पीछे का संदर्भ सही ना हो और वह तथ्यों से प्रेरित नहीं ना हो। वह सही होगा, लेकिन फिर से अब किसे परवाह है। तो भाई अब वो चल रहा है, जो भी हो गया सो हो गया, वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुके, उन्होंने क्लियर कर दिया। इनडायरेक्टली वही है कि भाई ठीक है, कभी वो फैक्ट्स के साथ बात आएगी, जो भी शिकायतें दोनों तरफ से हुई है, तथ्यों के आधार पर कानून कुछ कहेगा, अदालत कुछ कहेगी, तो वो बात तो भी ठीक है। तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि वैसा कुछ हो। इस इमोशनल या इस आपसी झगड़े या एक दूसरे पर दोषारोपण या राजनीति से उन्होंने कहा कि मैं अलग हूं, इनडायरेक्टली यही उन्होंने कहा। अगर वो भी हो जाएगा मान लीजिए, तो बोले अब किसे परवाह, मतलब कि मैं मूव ऑन कर चुका हूं उस चीज से, उन बातों से। 2016 की 10 साल हो चुके हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ मुझे लगता है कि वो जो उन्होंने कहा ना कि संदर्भ और तथ्य, ये जो बात है, कहीं मुझे लगता हो सकता है बुरी लगी होगी। हालांकि वो तो कंगना ही बता सकती हैं, और कंगना को कौन समझ सकता है। देखिए, मुझे पिछले कुछ समय में अगर मैं ऋतिक का ये कमेंट देखूं, फिर उन्होंने जो धुरंधर के समय कहा था कि भले ही मैं इस फिल्म में दिखाई गई जो सच्चाई है या इस फिल्म में दिखाई गई जो कथानक है उस पर बिलीव करूं ना करूं, लेकिन मैं इस फिल्म की फिल्म मेकिंग का फैन हो गया हूं। और जिस तरीके से उन्होंने सीजेपी के दौरान अपनी बात रखी, मुझे ऋतिक अब बहुत मैच्योर्ड, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत लॉजिकल और बहुत ही न्यूट्रल व्यक्ति के तौर पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अगर उन्होंने ये कमेंट किया भी तो देखिए उसमें वो बहुत ही न्यूट्रल दिखाई दिया, और न्यूट्रल अप्रोच आजकल हिंदुस्तान में बहुत रेयर हो गई है। मैं तो दिन भर वीडियोस बनाता हूँ, मेरे वीडियो के नीचे एक बड़ा कॉमन कमेंट आता है, आप किसकी तरफ हैं? तो मैं कहता हूँ मैं किसी की तरफ नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ। आप किस पार्टी से हैं? किसी पार्टी से नहीं। ऐसे तमाम लोग, क्योंकि लोगों के दिमाग में हो गया है कि पोलराइज हो चुके हैं, आप या तो इधर होंगे या उधर होंगे। बीच की बात इसको, अच्छा बीच की कोई बात करता है उसको कहते हैं अरे ये तो लोटा है, कभी ये कहता है कभी वो कहता है। अरे जब जो सही होगा, जब धूप को धूप छांव को छांव कहना पड़ेगा ना, काले को काला और सफेद को सफेद कहना पड़ेगा। अच्छा, इधर कंगना की इमेज को लेकर जो हुआ है, अब चाहे हाल ही में हुए उनके साथ जो भी वाकई हुए हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता, हमारे दर्शक सब जानते ही, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, और जिस तरीके से तमाम चीजें चल रही हैं अभी कंगना के बारे में,
इस समय बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है ऋतिक रोशन का। उन दोनों का मामला क्योंकि अदालत में चल रहा है, तो अदालत में जो निर्णय आएगा वो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम सोशली देखें, अगर हम अखबारों में छप रही खबरों के हिसाब से या उनके जो बयानात छप रहे हैं, चाहे ऋतिक के या कंगना के, अलग अलग मुद्दों पर मैं बात कर रहा हूं, तो इस समय तस्वीर कुछ अलग है। 2016 की तस्वीर अगर मैं याद करूं तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कंगना ने बड़ा बहादुरी का काम किया, कितना बड़ा सच बोला है, कितना बड़ा सच बोला है। उस वक्त चीजें समझ में लोगों के नहीं आ रही थी। लोगों की चीजें 2020 के बाद समझ में आनी शुरू हुई कि कंगना का प्लान क्या था। कंगना का प्लान राजनीति की तरफ आने का था, क्योंकि फिल्में वहां चलनी बंद हो गई। अब जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो तस्वीर बहुत डिफरेंट है। अब लोग बहुत ही न्यूट्रल तरीके से अगर देखेंगे तो लोग इसमें वाकई जो कह रहे हैं कि ऋतिक से माफी मांगनी चाहिए, शायद लोगों को अब समझ में आ रहा है कि उस वक्त क्या हुआ था। कई बार जो घटना जिस समय घटती है वो समझ में नहीं आती है, उसके बाद आपको पता लगता है कि अच्छा ओ इसका कारण ये था। तो वही चीज इस पूरे के पूरे मामले में हुई और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत हैरान करने वाली बात है जिसने हमें हैरान किया है। मुझे लगता है इतने 10 साल में ना दोनों की इमेज बहुत बदल गई है पब्लिक की नजर में। ऋतिक की इमेज, जैसे आपने कहा कि एक बहुत पॉजिटिव, एक बहुत न्यूट्रल, एक बहुत मैच्योर ऐसे एक्टर, और एक्टर तो चलिए उनकी फिल्में फ्लॉप रही हैं, एक पर्सन के तौर पर उनकी आई है कि यार ये मैच्योर है व्यक्ति और जो बात है वो साफ बोलता है, हालांकि बहुत ज्यादा किसी पंगे में नहीं पड़ता, अपने काम से काम रखता है। तो एक बड़ी, और उनकी एक अपनी पर्सनल लाइफ भी है, जो भी उनके जीवन में शादी हुई थी, तलाक हुआ, तलाक के बाद की जो सारी घटनाएं, तमाम चीजें पब्लिक लाइफ में। और वो जो विवाद हुआ, चाहे वो बारबरा मोरी के साथ नाम जुड़ा, कभी थोड़े दिनों के लिए कैटरीना का नाम आ गया, कंगना के साथ जो दो फिल्मों के दौरान या पूरी कंट्रोवर्सी, इन सारी चीजों से वो 2016 के बाद से बहुत आगे आ गए और एक मैच्योर या नॉन कंट्रोवर्शियल, मतलब उस कंगना वाली ही कंट्रोवर्सी लास्ट है, उसके बाद से आप, मुझे याद नहीं आ रहा है फिल्म चली नहीं चली वो अलग बात है। तो उनकी इमेज बहुत अलग तरीके से बनी। कंगना के साथ उल्टा हुआ है। कंगना के साथ पिछले 10 सालों में बहुत उल्टा हुआ है। पहले उनको बोल्ड माना जाता था, बोल्ड इन द सेंस कि मतलब बहादुर हैं, साफ बोलती हैं, वो चीजें भी बोल जाती हैं जिस पर कि लोग बोलना नहीं चाहते हैं, टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, 4 नेशनल अवार्ड, मतलब पहले उस वक्त तो चलिए एक आध मिला था, 2 जो भी, तो अब 4 हो चुके हैं। तो लोग उनको बहुत वेलकम कर रहे थे, उनको इंडस्ट्री से बाहर से आने का एक एडवांटेज, और साथ में जो उनकी स्टोरी थी जिसमें वो बहुत सिंपैथी गेन कर रही थी कि देखिए मेरा कैसा शोषण हुआ है और मैं तो बाहर से आई थी लेकिन फिर भी देखिए मैंने खुद को प्रूव किया, लोगों ने उनको काम को पसंद किया था। वो एक लगातार जो है एक जिसको बोलते हैं कि आप की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और आप एक मुकाम पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जब वहां कंगना पहुंच गई तो फिर लोगों ने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया कि ये हर मामले में बोलती हैं, जरूरत से ज्यादा बोलती हैं। फिर धीरे धीरे उनका जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन था वो भी धीरे धीरे सामने आया, उसको भी एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है भाई, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरी राजनीति में दिलचस्पी है तो मैं बोल सकता हूं। लेकिन वहां से जब उनकी बयानबाजियां शुरू हुई, और ऐसी ऐसी बयानबाजियां, मतलब कि हम कहना भी कई बार बहुत सारी चीजें अच्छा नहीं लगता है, मतलब जो देश के, मतलब बॉलीवुड तक तो चलिए लोग एंटरटेन भी हो रहे थे, सीरियसली भी ले रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देश के मुद्दों पर, राजनीति पर बोलना शुरू किया, राजनेताओं के बारे में, और सबसे महान बयान उनका जो आजादी को लेकर है मतलब अभी क्या बोलिएगा, मतलब जो भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क जिस पे लग गया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा। और फिर उसके बाद जैसी वो सांसद बनी तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनके साथ जो, मतलब धीरे 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 उनकी इमेज इतनी नीचे आ गई और साथ ही साथ फिल्में चलना भी बंद हो गई। तो ना तो वो राजनेता के रूप में पॉपुलर रह गई या एक्सेप्टेबल रह गई लोगों को, और ना ही एक्ट्रेस के रूप में। अब एक चीज थी कि यार एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, तो उनकी जो पिछली फिल्म आई है भारत भाग्य विधाता, तो वो भी धुल चुका है। तो कंगना जो है बहुत मुश्किल ग्राउंड पर खड़ी हुई हैं। उनके लिए यहां से आप देखें तो बतौर एक्ट्रेस तो कुछ नहीं दिखता है, सीधी सी बात है। बॉलीवुड उनको जिस तरह से इग्नोर कर रहा है, कोई उनके बारे में बोलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता है, ये कितनी बड़ी बात है। और राजनीति में भी कौन उनके बारे में बोल रहा है, सोच लीजिए, कोई नहीं बोलता है, उनकी पार्टी के लोग नहीं बोलते हैं। स्मृति ईरानी जो टीवी में थी, हमारे यहाँ पर फिल्मों में थी, उनसे एक टेलीविजन चैनल पे पूछ लिया गया तो वो भी नहीं बोली, कोई बात ही नहीं कर रहा है, वही खुद बोल रही हैं। अब वो कब तक बोलेंगी, पार्टी समझ रही है इससे नुकसान हो रहा है,
भाई जब जैन जी का इतना मामला चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद आधी आधी रात को आकर जो है रील बना रहे हैं, डाल रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं, मित्रों बोल रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, माफी भी मंगवा ले रहे हैं, चलिए वो बच्चों को कि ठीक है गुमराह बच्चे हैं, ये सब चीजें चल रही हैं। एक अलग लड़ाई ठनी हुई है, उस पर आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? वो ऋतिक को बोल रही है कि आग में घी डाल रहे हो। अब इस सिनेरियो को देखो तो यहां कौन आग में घी डाल रहा है? तो अजीब ही चल रहा है। मतलब तो इससे मुझे लगता है कि कंगना को जो है नुकसान है इसमें। ऋतिक तो देखिए जैसे आपने भी कहा और समझ में आता है, एक मैच्योर पर्सन के रूप में उभर कर आए। और देखिए जिस अतीत की जिंदगी जिसकी भी है वो उसकी जिंदगी है, वो जाने। अगर इन दोनों का भी कुछ पास्ट है तो शायद वो चुपचाप बैठकर बात कर लेने की, अगर आपको लगता है कि भाई सुलझा लो केस वेस। भाई जैसे जावेद अख्तर साहब के साथ इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया ही ना, हालांकि वो हारने की स्थिति में पहुंच चुकी थी लगभग। जावेद साहब टस से मस नहीं हो रहे थे, उनका तो था ही बिल्कुल कि चाहे 1 रुपया लूंगा, मानहानि। तो क्लियर है, तो आप निपटा सकते हैं मिल बैठ के। अब इस तरह की चीजें करना, इससे ना तो आपको फायदा हो रहा है ना ऋतिक को। उल्टा हो ये रहा है कि सिंपैथी ऋतिक की तरफ ज्यादा बढ़ रही है, आपकी इमेज और खराब हो रही। अगर सिनेमा के बाद आपका पॉलिटिक्स में कहीं कैरियर है तो ऐसी बातों के बाद पार्टी और सावधान हो जाएगी। हम तो नई जनरेशन जो कि ऑलमोस्ट 1/3 वोटर है आज की डेट में, और छोड़िए उनको, मैं तो इस चीज को भी देख रहा हूं कि इन्होंने उन जैन जी के साथ उनके माँ बाप को भी नाराज कर लिया है। इनको पैदा कौन कर रहा है, इनको पाल। सोचिए कि जेन जी अब पिता और माँ भी बन चुके हैं। 97 में मतलब पहला साल था जेन जी का 97, तो 97 मतलब लगभग 29 साल, और 29 साल में बहुत से लड़कों की और बहुत से लड़कियों की शादी भी जाती है और वो बच्चे को जन्म भी दे देते हैं। तो जेन जी अब पेरेंट भी बन चुका है। और एक आपने बहुत सही कहा कि 1/3 जनता है जेन जी। उसके बीच में जिस तरीके से मामला भी निकल कर आया, किसकी गलती है क्या है सब जनता के सामने। हम कोई भी नहीं होते किसी पर आरोप लगाने वाले, आपके सामने सब कुछ हुआ है, आपने सब देखा, आपने बुद्धि विवेक से आप निर्णय लीजिए किसने गलत और किसने सही किया। लेकिन आप सोचिए कि इतने समय के बाद भी लोगों को याद है और वो कह रहे हैं कि हमें ऋतिक से माफी मांगनी चाहिए, और ऋतिक उस पर कॉमेंट कर रहे हैं, और उनके कॉमेंट पर बाकायदा कंगना को इस जरूरत महसूस हो रही है कि वो उस पर स्टोरी में लिखें। कंगना चाहती तो उसे इग्नोर कर सकती थी, हाँ बिल्कुल, ना चाहती तो उसे इग्नोर कर सकती थी, लेकिन शायद इस समय कंगना की ये जरूरत है कि इस समय कहते हैं ना कि अभी जरूरत उनकी है। ऋतिक तो देखिए फिल्मों में काम करते हैं, फिल्म स्टार है, उनकी फिल्म में अच्छी एक्टिंग करेंगे फिल्म चल जाएगी, नहीं करेंगे नहीं चलेगी, उनका काम खत्म है। लेकिन कंगना अभी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से करियर कोई खास नहीं चल रहा है। राजनीति में भी वो जब से आई हैं बहुत सारे उनके विवादित बयान हैं, उसकी वजह से काफी चर्चा है। तमाम चीजें इस समय ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि इमेज बिल्डिंग की जरूरत बहुत हद तक इस समय कंगना को महसूस हो रही है। और ऐसे में जब इस तरीके का बयान आता है तो आप समझ लीजिए। और जेन जी प्लस मिलेनियल्स, बिल्कुल हाँ, लगभग 50% जनता है, बिल्कुल सही बात है। और इस समय क्या हो रहा है कि मिलेनियल्स ने जन्म दिया जेन जी को, ऐसे भी उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि मिलेनियल्स 81 ऑनवर्ड्स शुरू हो जाते हैं और जेन जी जो है वो 26 तक है, 2026 तक। तो ऐसे तमाम, देखिए अब हो क्या रहा है कि एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो बड़ा अगेंस्ट में हो गया है। और अब हो क्या रहा है कि देखिए चीजें जब समय रहते क्या होगा क्या नहीं होगा तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो बना हुआ है वो साफ दिख रहा है। इसमें कोई तस्वीर ऐसी धुंधली भी नहीं है, तस्वीर बिल्कुल साफ है। अगर आप इंस्टाग्राम उठाकर देख लेंगे तो आपको चीजें पता लगनी शुरू हो जाएंगी कि क्या हो रहा है इस समय। उस सब के बीच में ऋतिक का ये कहना और ऋतिक के इस कहने पर कंगना का ये कमेंट आना, ये बात पता लग रहा है कि इस समय जरूरत किसको किसकी ज्यादा है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कंगना इस बात पर सोच भी रही हो कि यार क्या ही जरूरत थी मुझे उस वक्त ये सब कहने की। अगर दो लोगों के बीच में कुछ ठीक नहीं भी था तो आपस में खत्म कर लेते, या चीजों को वहां पे खत्म किया जा सकता था। उसके बाद जो इतना लंबा केस चला उनका जावेद साहब के साथ में, या तमाम चीजें अभी भी चल रही हैं, उसका हासिल क्या, खैर ये बेहतर कंगना ही जानती होंगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि दो लोगों के रिलेशनशिप में अगर गलत होता है तो कोई एक ही जानता है, उसका सत्यापन कोई तीसरा कर नहीं सकता। तो कुल मिलाकर ये बात ये है कि इस समय कंगना का पलड़ा उतना भारी नहीं है जितना
ऋतिक का है और जनता ने ये कमेंट करने शुरू किए हैं, जनता ने ये हैशटैग चलाया है और जनता के हैशटैग पर ऋतिक को लगा उनकी जिम्मेदारी उन्हें लगी होगी मुझे बोलना चाहिए। हालांकि ऋतिक भी बच सकते थे, ना कहते इग्नोर कर देते, लेकिन एट द सेम टाइम कंगना भी इसे इग्नोर कर सकती है, लेकिन दोनों ने ही इसे इग्नोर नहीं किया, यानी दोनों इस चीज की सीरियसनेस को समझ रहे हैं कि क्या मैसेज जा रहा है और देश की सरकार भी समझ रही है कि मैसेज क्या जा रहा है। और ऐसे में अब इतना तो तय हो गया है कि अब सोशल मीडिया को, जेनजी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर जेनजी जो कर रहे हैं आप उसको बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते कि हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 20 दिन तक वहां अनशन पर बैठे रहे और सरकार ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, उसके बाद चीजें बिगड़ी और जो कुछ भी हुआ हम सब जानते हैं, हमने सब टीवी के पर्दे पर देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब एक कहीं ना कहीं एक मैसेज हमें ये भी मिला है कि जो नई जनरेशन है वो सोशल मीडिया पर क्या कहती है, क्या करती है, किसको पसंद करती है, किसको नहीं करती है, ये तमाम चीज़ें भी अब बहुत ज़रूरी हो गई हैं। यानी अब फोकस में किसी भी फिल्मी हीरो हीरोइन या किसी भी नेता नेत्री से ज़्यादा हैं हमारे देश की युवा जनरेशन, जो सोशल मीडिया पे क्या बात करती है। और एक नई तरह का ट्रेंड हम ये देख रहे हैं कि पहले तो वो पॉपुलर जर्नलिस्ट थे, पॉपुलर न्यूज़ पब्लिकेशन से लोग उनको देखते और सुनते थे। अब जो बहुत ही इंडिविजुअल्स हैं, जिनको नॉट सो वेल नोन कैटेगरी के हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता, जिन्होंने अपना कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर बोलना शुरू किया है, लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं, उन पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत बदली हुई तस्वीर है और ये बदली हुई तस्वीर राजनीति से लेकर फिल्म तक दिखाई दे रही है, फिल्मी दुनिया में भी दिखाई दे रही है। और आपको क्या लगता है रवि जी, जब ये चर्चा हम लोग यहाँ बैठकर कर रहे हैं कि कंगना और ऋतिक के बीच, ये फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा नहीं हो रही होगी क्या? जहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग मिल रहे होंगे आपस में, वहां ये चर्चा नहीं होगी? फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को गॉसिप का बहुत शौक होता है, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि उन्हें गॉसिप, एक दूसरे पे नजर रखना, खबर रखना, किसने किस पे क्या कहा, तो तमाम चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में। मुझे लगता है कि ये एनालिसिस इसलिए भी जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि इस समय सिनेरियो है क्या। देखिए, जैसा आपने कहा ना, फिल्म इंडस्ट्री में निश्चित रूप से इस पर बातें हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस पर बातें ना हो रही है। जैसे मैंने कहा कि भले ही इग्नोर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन क्या तेवर है, मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दे देता हूं। आशुतोष राणा साहब का एक इंटरव्यू लिया गया, उनसे कमेंट मांगा गया, वो शायद आपने भी देखा होगा और बहुत सारे साथियों ने भी देखा होगा। आई थिंक वो एयरपोर्ट पर घर का एग्जांपल जो उन्होंने दिया, घर का जो एग्जांपल दिया है, उन्होंने जो एग्जांपल दिया कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, ये उनके शब्द हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जीव को अपनी वाणी पर, अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए। और फिर उन्होंने एक पुरानी कहावत भी वहां कह दी कुछ बातों के साथ में कि बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। आप अपनी बातों से पुरस्कार में हाथी भी पा सकते हैं और उसी जुबान की बातों से हाथी के पांव के नीचे कुचलने की सजा भी आपको मिल सकती है। उन्होंने ये दूसरे कुछ फॉर्म में कहावत कही थी, पर मुझे ये वाली याद है। कहावतों के फॉर्म थोड़े थोड़े बदलते हैं। अब आप सोचिए उन्होंने कितने गंभीर ढंग से, और आशुतोष राणा का हमारी फिल्म इंडस्ट्री के वो एक्टर हैं, चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जिनका भाषा और भाव इन दोनों पर बड़ा जबरदस्त नियंत्रण है, बहुत तगड़ी पकड़ है, बहुत सोच समझ के, बहुत संतुलित ढंग से एकदम सटीक बात बोलते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि वो इस फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर एक्टर हैं। तब आप सोचिए आशुतोष जी अगर ये वाली बात कह रहे हो बड़े सभ्य सुशील अंदाज में, लेकिन उनके तेवर आप समझ लीजिए, तो इंडस्ट्री में कैसी बातें हो रही होगी। मतलब तमाम लोगों का लेवल तो बहुत ही नीचे है और वो किस लेवल पे बात करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री में किस तरह का रिएक्शन होगा। अव्वल तो यह है कि बाहर तो आप रिजेक्ट, मतलब इग्नोर ही मारो। कंगना की फिल्म आती, कोई बात ही नहीं करता है, कोई एक लाइन, कंगना इस पे भी शिकायत कर चुकी, मेरी फिल्म आती तो सब डरते हैं, मेरी फिल्म, लोगों ने ध्यान देना ही बंद कर दिया। और इससे बड़ी सजा नहीं होती है। आम व्यक्ति छोड़िए, उसको भी तकलीफ होती है। हमें भी कल से 10 लोग घर के अगर या रिश्तेदार इग्नोर करने लगे तो तकलीफ होने लगी। लेकिन जब आप सेलिब्रिटी हैं, बड़ा स्टारडम आपके पास में, फिर उस पे आप नेता बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, सत्ताधारी पार्टी आपके साथ है, और उसके बावजूद आपको इग्नोर किया जा रहा है। सोचिए तो कितनी तकलीफ होती होगी। तो फिल्म इंडस्ट्री का क्या रवैया है मुझे एकदम क्लियर है उसमें। ये जो आशुतोष राणा जी का जो बयान है, इसी को हम दोहरा दें तो हमको समझ में आ सकता है कि कैसे इस वक्त जो है फिल्म इंडस्ट्री इस पूरे मामले को ले रही है।
देखिए, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है, हम इतने दिनों से रोज़ाना चर्चा करते हैं, रात को 10 बजे, दोपहर में 3 बजे भी लाइव आते हैं, आज नहीं आ पाए थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस समय जो जनता है, वो ऋतिक, कंगना के नाम पर ज़्यादा लोग आए हुए हैं सुनने के लिए। मैं आपको बता दूँ, रोज़ाना के मुकाबले आज हमें ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, क्योंकि अच्छा। हमारे देश की जनता भी पर्सनल रिलेशनशिप में ज़्यादा, जो एक अंग्रेजी में टर्म है वॉयरिज्म, जिसका मतलब होता है ताक-झाँक करना ज़िंदगी में दूसरों की, इसको लेकर हमारी देश की जनता भी वैसी है जो ताक-झाँक पसंद करती है। हम मतलब भले पिक्चर, तस्वीर कुछ भी दिखाएँ, लोग तमाम कहें अरे हमें गॉसिप में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में इस तरीके का गॉसिप ज़्यादा देखा और सुना जाता है। ये मतलब हमारे जो दर्शक रोज़ाना जुड़ते हैं, वो खुद देख सकते हैं कि नीचे क्या वॉचिंग लिखा हुआ आ रहा है, चाहे वो रवि जी का चैनल हो या मेरा हो। तो ये तस्वीर भी इस देश की जनता की है। कुल मिलाकर लोगों को इन चीज़ों में हमेशा इंटरेस्ट होता है। दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि कंगना टॉक ऑफ द टाउन तो बनी हुई हैं, चाहे वो अपनी बयानबाजी की वजह से हों, चाहे वो लगातार जो भी चीज़ें बोल रही हैं और लोग उसके बाद उन्हें काफ़ी कुछ बोल भी रहे हैं, फिर वो भी आकर बोल रही हैं मीडिया ने निशाना बनाया, मेन स्ट्रीम उन्हें, वो कहती हैं मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया निशाना बना रहा है, और आती हैं वो सोशल मीडिया पर बोलती हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें चल रही हैं, इसको लेकर तमाम तरह के मीम्स वगैरह बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जानना भी चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है और क्या कहा, किसने क्या कहा। और ये बात मुझे लगता है कि कंगना भी बहुत बेहतर जानती हैं, उनको पता है कि उनकी कौन सी बात जो है उनको वायरल करती है। हाँ, ये हमारी समझ के बाहर है कि उन्हें इसकी ज़रूरत है क्या, क्योंकि वो 4 बार की नेशनल अवार्ड विनर रही हैं एक्टिंग में, और उन्हें ज़रूरत नहीं है। जो सीट उन्होंने चाही, जो पार्टी उन्होंने चाही, वो उन्होंने ज्वाइन की, जो सीट उन्हें चाहिए थी वो मिल गई, जीत ली उन्होंने जैसे भी। आज वो संसद में चुनी हुई सांसद हैं, तो उन्हें इस तरह की बातें कहने की कोई ज़रूरत है नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। आपको क्या लगता है रवि जी? हमें कुछ भी लगे, उससे कंगना को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये बात चल रही है, मुझे हंसी इस बात पर भी थी कि भाई कंगना और ऋतिक एक बार फिर आमने सामने देख रहे हैं। शुरुआत जहां हुई वहां ये दोनों ही नहीं थे, मामला ही तीसरा था। जो दर्शक जुड़े हमारे साथ में, और हो सकता है किसी को रेफरेंस ना पता हो तो मैं वो भी बता देता हूँ कि भाई ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। तो इसमें यह कि आपने जैसे बताया कि सोशल मीडिया में ये ट्रेंड होने लगा, द वर्ल्ड ओज एन एपोलॉजी टू ऋतिक रोशन, कि दुनिया को ऋतिक रोशन से माफी मांगनी चाहिए। ये आया कहां से? दरअसल ये ट्रेंड जो उस बयान के बाद शुरू हुआ, जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उन्होंने बरखा दत्त को एक इंटरव्यू दिया, उनसे बातचीत कर रहे थे, और उसमें उन्होंने बरखा दत्त से ये कहा कि मेरे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे कि अब वो यानी कंगना तुम्हारे पीछे पड़ी है। इन दोनों के बीच झड़प हो चुकी थी ऑनलाइन। तो वो लिख रहे हैं कि वो कह रहे हैं मेरे दोस्त भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि अब वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। उनमें से एक ने कहा कि मैं थोड़ा बहुत यंग ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं। तो ये जो बात हुई है, यहाँ ऋतिक की एंट्री हो गई इस पूरे मामले में, क्योंकि सौरभ दास ने कह दिया मेरे दोस्त कह रहे हैं। और ठीक है भाई, किसी को लग सकता है भाई दोस्त यार हैं, जैन जी है भाई, मजाक सब तरह के होते हैं, तो कह दिया अरे बेटा क्योंकि वो देख ले, वो पहले ऋतिक को परेशान किया, वो तुझे परेशान कर रही, तेरे पीछे पड़ी है। तो ये बात जो है क्योंकि इंटरव्यू से निकल कर आई और फिर सब जगह फैल गई, ऋतिक का नाम इसमें होना ही फिर काफी हो गया। तो फिर किसी ने ये भी चला दिया कि भाई अब तो ऋतिक से माफी मांगना चाहिए हमको। तो यहाँ पे पूरा खेल जो है अलग ही तरफ चला गया, वरना तो कॉकरोच वर्सेस कंगना चल रहा था, ऋतिक की एंट्री इस तरह से हुई है। तो बहुत देखिए, यही सोशल मीडिया की दुनिया है। किसको कहाँ कब किससे भिड़ा दे, जोड़ दे, मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं। कौन कहाँ कनेक्ट हो जाए कोई नहीं जानता। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, कई लगे मैसेज थे, अरे अभिजीत दिपके एकदम से कैसे इतने लोग आ गए उनके। मैंने कहा भाई ये सोशल मीडिया है, यहाँ एकदम से ही होता है, जो होता है रातों रात होता है। और क्योंकि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, आपको ये सोशल मीडिया कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। सोशल मीडिया असल में उसका एल्गोरिदम है ही ऐसा कि आप जिस चीज को पसंद करेंगे, ज्यादा देखेंगे, फिर वही चीज आपके सामने आएगी, और वही चीज में आप फिर, एक भंवर जैसा है, आप उसमें अगर एक बार आ गए तो आप फिर उसमें घूमते रहेंगे, या तो आप बाहर रहिए। अगर आपने एक बार देखना शुरू किया, जिस तरह का कंटेंट आप देखेंगे, फिर आपको वही सर्व होने लगेगा, फिर आप उसमें एंगेज हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप उसको शेयर करने लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब वैसे 10 पोस्ट लाइक कर दिए और वैसे ही 100 पोस्ट आपको दिखने लगे, और फिर पता चला 11वां पोस्ट आपने अपनी तरफ से वैसा कर दिया। तो ये वैसी दुनिया है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये जो डिस्कशन है हमारा, हम इसको यहाँ पर ओवर कर सकते हैं।
और इसमें हमारे लिए कुछ कहने के लिए नहीं है। बाकी तो देखते हैं कंगना की तरफ से, ऋतिक की तरफ से या सबा की तरफ से कोई बयान आता है या नहीं। वैसे मुझे लगता है कि अब नहीं आएगा कुछ इस पर, कम से कम ऋतिक बोल चुके हैं एक बार, और ऋतिक की जो पर्सनैलिटी है वो है नहीं कि कल कुछ बोले। एक तो इतने सालों बाद तो उन्होंने बोला है, वो भी इतना सा कि समय आएगा तो बोलूंगा, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ बोलेंगे। और फिर एक तरफा चीजें कितनी ही चलेंगी। सही है, नहीं ठीक है। अभी क्या मतलब आप जैसे कह रहे हैं ना, बहुत सारे साथी दर्शक भी जुटे हैं, तो ऐसी बातों में देखिए मजा सबको आता है। इसमें मतलब कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। ऐसी जो चटखारे लेके जिनके बारे में बात की जा सके, और अगर मतलब आप समझ लीजिए कि बड़े हीरो हैं, बड़ी हीरोइन है, तो उनके बारे में ऐसा उनके बीच में कुछ था, फिर झगड़ा हो गया, तो सब जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ है। तो ये जो हो रहा है ना, अब सबने देख लिया भाई, ऋतिक मूव ऑन है अपनी लाइफ में, उनकी अपनी गर्लफ्रेंड है, ये है वो, सबने देख लिया। ठीक है, कंगना अपनी जिंदगी में है, वो नेता बन गई है, उनको जो चाहिए वो मिल गया। अचानक क्या हो गया? तो वो फिर पुरानी सारी बातें जो है वो रिसाइकिल होने लगती हैं। लोगों को लगता है शायद कोई नया चैप्टर खुलने वाला है, क्या ये नया क्या चल रहा है, बातें करने को और मसाला मिल जाता है। तो इस तरह से है ये चीजें। ठीक है, चलिए फिर कनेक्ट होंगे हम लोग, और हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि भाई उन लोगों को अपने जीवन में मस्त रहने दीजिए, आप अपने जीवन में मस्त रहिए, एक दूसरे की जिंदगी में मत झांकिए, अपनी जिंदगी में झांकिए, शायद आप उसमें कुछ बदलाव कर सकें, कुछ नया कर सकें, कुछ आगे बढ़ा सकें चीजों को। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का जो इस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे साथ आए, जुड़े। कोशिश करेंगे आगे भी हम और रवि जी साथ आते रहें, हम दिन में कोशिश करते हैं दिन में 2 बार लाइव आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट सबको। गुड नाइट।